नमस्कार दोस्तों, मैं गुगन राम व्याख्याता हिंदी आज हमारी इस क्लास में वर्ण विचार से संबंधित जो बातें आगे हमें चर्चा करनी है उनको लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। हमने चर्चा की थी वर्ण विचार पर कि स्वर वर्ण के बारे में, व्यंजन वर्ण के बारे में और व्यंजन वर्ण के उच्चारण स्थान हमने पढ़ लिए थे। आज हम व्यंजन का वर्गीकरण दो आधार पर करते हैं, जिनमें से एक था उच्चारण स्थान और दूसरा था प्रयत्न का आधार। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रयत्न के आधार पर। व्यंजन वर्ण यानी व्यंजन वर्ण के अपन ने वर्गीकरण दो आधार पर किया था हमने, एक था उच्चारण स्थान और दूसरा था प्रयत्न का आधार। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रयत्न के आधार पर के आधार पर, जो दूसरा आधार है प्रयत्न का आधार। प्रयत्न का आधार क्या है? तो प्रयत्न का आधार का मतलब है कि जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारे मुख के अंगों को जो प्रयत्न करना पड़ता है उसी को प्रयत्न का आधार बोलते हैं। और इस आधार को फिर पुनः तीन उप आधारों में बांट दिया जाता है। इस आधार को भी पुनः तीन उप आधारों में बांट दिया जाता है। पहला है कंपन के आधार पर, आकार बढ़ा देता हूं। पहला है कंपन के आधार पर, दूसरा है जो वो है सवास वायु के आधार पर, और तीसरा है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर यानी प्रयत्न का जो आधार है उसको भी पुनः तीन उप आधारों में बांट दिया जाता है। कंपन के आधार पर, सवास वायु के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। अब हम चर्चा करेंगे कि कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो कंपन के आधार पर जो व्यंजन वर्ण है कि कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो कंपन के आधार पर जो व्यंजन वर्ण हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो हैं ए घोष, यहाँ से शायद दिख नहीं रहा है। एक तो हैं ए घोष और दूसरे हैं घोष या स घोष। ये दो प्रकार के वर्ण हैं। कंपन के आधार को भी दो भागों में बांट दिया जाता है, ए घोष और स घोष। ए घोष कौन से हैं और स घोष कौन से हैं? ए घोष वो वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने पर नाद या गूंज कम होती है। यानी ए घोष वो वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने पर नाद या गूंज कम होती है, और घोष या श घोष वर्ण वो हैं जिनका उच्चारण करने पर नाद या गूंज अधिक होती है, यानी ज़्यादा मात्रा में। ए घोष का उच्चारण करने पर गूंज कम होती है और घोष का उच्चारण करने पर गूंज ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि ए घोष वर्ण कौन से हैं और श घोष वर्ण कौन से हैं। तो ए घोष वर्ण जो हैं वो 13 होते हैं। ए घोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13।
और वो 13 कौन कौन से हैं कि प्रत्येक वर्ग का मतलब जो वर्गीय व्यंजन अपन ने पढ़े थे, प्रत्येक वर्ग का स्पर्श व्यंजन पढ़े थे हमने। वर्गीय व्यंजन कहा गया था जिनको 5 वर्ग थे, क च ट त प वर्ग। तो उसमें प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण तथा से ये 13 वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। प्रत्येक वर्ग में पहला और दूसरा ले लेंगे, जैसे क ख ग ग ग, ये जो वर्ग है इसमें क और ख को ले लिया, च वर्ग में च और छ को ले लिया, ट वर्ग में ट और ठ को ले लिया, त वर्ग में त और थ को ले लिया, प वर्ग में प और फ को ले लिया। तो इस तरह से पांचों वर्गों में कुल 10 वर्ण हो गए और 3 श ये हो गए। तो 10 और 3 कुल 13। तो अघोष वर्ण कितने हैं? 13। फिर है सघोष। सघोष को ध्यान रखने, याद रखने के लिए सबसे अच्छी बात है कि अघोष 13, तो सघोष में इनको उल्टा कर दो। 13 को कितना कर दो? 31 कर दो। तो सघोष कितने हैं? 31। और वो 31 कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का यहाँ पहला और दूसरा ले लिया। अब जो शेष रह गए प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आ गया यहाँ पर अघोष में, तो शेष कौन सा रह गया? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ले लेंगे तो 5 वर्ग हैं तो 15 हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो है ये, रे, ले, वे और है। 5 ये आ जाएंगे, ये, रे, ले, वे, है आ जाएंगे। और सभी स्वर, इसमें सभी स्वरों को भी शामिल कर लिया जाता है। सघोष में सभी स्वर भी शामिल होते हैं। तो व्यंजन वर्ण तो केवल प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल, व, है। और वर्ण की बात करें, सघोष वर्ण कितने होते हैं? तो 31 होते हैं, उनमें स्वरों को भी शामिल कर लिया जाता है। तो ये हैं कंपन के आधार पर कि व्यंजन वर्ण, तो इसमें व्यंजन वर्ण पूछे केवल सघोष व्यंजन वर्ण तो उसमें स्वर अलग हो जाएंगे, लेकिन कुल सघोष वर्ण की संख्या पूछे तो 31 है, जिसमें स्वर भी शामिल होते हैं। तो अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा, और इसमें से भी शामिल हो जाते हैं, और उसमें य, र, ल, व, है तथा सभी स्वर शामिल हो जाते हैं। तो ये है कंपन के आधार पर। इसके बाद है सवास वायु के आधार पर। सवास वायु के आधार पर भी हम व्यंजन वर्ण की चर्चा करें तो सवास वायु के आधार को भी पुनः हम 2 भागों में बांट देते हैं। और वो 2 भाग कौन से हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण यानी नाम से देखो, अल्प यानी कम, प्राण यानी वायु, महा यानी, महा का मतलब ज़्यादा, प्राण यानी वायु। जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है तो अल्प प्राण, और ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है तो महाप्राण। अब अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण जो व्यंजन वर्ण हैं वो 19 होते हैं, और महाप्राण
व्यंजन वर्ण 14 होते हैं, संख्या अगर पूछी जाए तो। लेकिन जो स्वर हैं वो सघोष में भी शामिल होते हैं और अल्प प्राण में भी शामिल होते हैं। लेकिन जब दोनों प्रश्न एक साथ आ जाएं कि स्वरों को शामिल किया जाता है और विकल्प में सघोष और अल्प प्राण दोनों दिए हुए हों, तो फिर हमें सघोष को सही उत्तर करना है, यानी अल्प प्राण को नहीं करना है। अगर दोनों में से एक एक विकल्प ही हो तो जो विकल्प में होगा उसी को सही मान लिया जाएगा। लेकिन दोनों एक साथ होने पर हमें सघोष को सही करना है, क्योंकि अल्प प्राण में व्यंजन वर्णों की संख्या जो होती है वो 19 होती है। और ये अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन वर्ण होते हैं वो हैं, देखो प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग से मतलब आप समझ गए, प्रत्येक वर्ग यानी जो स्पर्श व्यंजन है उनको वर्गीय व्यंजन कहा गया है। और कै चे टे ते पे, ये जो 5 वर्ग हैं इनमें से ही इनकी ही बात कर रहे हैं हम। तो प्रत्येक वर्ग का विषम संख्या वाला वर्ण 1, 3 और 5, पहला, तीसरा और 5वां। जैसे कै वर्ग है, कै वर्ग में कै को ले लिया। जैसे कै वर्ग है कै, खे, गे, घे और अंगे, इसमें कै को ले लिया, गे को ले लिया और अंगे को ले लिया। इस तरह से प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण हमें लेना है। और अघोष सघोष में हम क्या कर रहे थे, अघोष में पहले और दूसरे को ले रहे थे और सघोष में बाकी 3 को ले रहे थे। लेकिन अल्प प्राण और महाप्राण में क्या है, अल्प प्राण में 1, 3, 5 और महाप्राण में दूसरा और चौथा शामिल कर लिया जाएगा। तो इस तरह से प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां तथा ये, रे, ले, व अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन भी इसमें से आ जाएंगे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां और 15 और 4 क्या हो गए 19। तो अल्प प्राण व्यंजन जो हैं वो 19 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां तथा अंतस्थ व्यंजन यानी ये, रे, ले, व। महाप्राण में अब जो शेष रह गए, और शेष कौन से रह गए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण। जैसे अपन ने कै वर्ग में कै, गे, अंगे ले लिया था, लेकिन खे और घे को छोड़ा था, वो दूसरा और चौथा वो महाप्राण में आ जाएगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन श, से और है, 4 ये हो जाएंगे। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण से है, 4 यानी 14। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा 2, 2, 5 वर्ग में 2, 2 ही आ जाएंगे, 10 और 4 14। तो महाप्राण की संख्या कितनी होती है 14। तो इस तरह से सवास्वय के आधार पर व्यंजन वर्ण 2, अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण 19 और महाप्राण 14। अब हम बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन वर्ण हैं वो 8 प्रकार के हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण 8 प्रकार के हैं। और वो 8 प्रकार कौन से हैं, जैसे अपना जो तीसरा उच्चारण के आधार पर, इस पर हम बात करें तो इस पर जो है व्यंजन वर्ण जो हैं वो 8 प्रकार के हैं।
8 प्रकार के कौन से हैं? सबसे पहले है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 16। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है? 16। और वो कौन कौन से हैं? जैसे क, ख, ग और घ, ट, ठ, ड और ढ, त, थ, द और ध, प, फ, ब और भ। ये 16 वर्ण जो हैं वो स्पर्शी व्यंजन वर्ण है। स्पर्शी व्यंजन वर्ण का मतलब है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु मुख के किसी अंग को स्पर्श करके ही बाहर निकलती है। तो ये 16 जो वर्ण हैं व्यंजन वर्ण वो स्पर्शी व्यंजन वर्ण हैं। इसके बाद जो आते हैं वो है जो दूसरा भेद है, दूसरा प्रकार है, वो है संघर्षी। संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन जो हैं वो हैं श, 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 है। ये 4 है। इनको संघर्षी व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे जो वाक अवयव हैं वो इनके उच्चारण करते समय इतने नज़दीक आ जाते हैं कि श्वास मार्ग जो है वो लगभग अवरुद्ध सा हो जाता है और वायु जो है उनके बीच से घर्षण करते हुए निकलती है। तो वो है संघर्षी व्यंजन, यानी वो संघर्ष करके बाहर निकलते हैं। तो ये इनकी संख्या है 4। इसके बाद है स्पर्श संघर्षी, यानी स्पर्श संघर्षी। तीसरे जो हैं वह हैं स्पर्श संघर्षी और वो भी 4 हैं। और वो 4 कौन से हैं? जो स्पर्श में नहीं आए, जैसे च, छ, ज और झ। ये 4 वर्ण स्पर्श संघर्षी हैं, यानी इनके उच्चारण में जीवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श तो करती है, लेकिन स्पर्श करने के बाद वायु घर्षण करती है। स्पर्श करने के साथ साथ वायु बाहर निकलने में घर्षण करती है, संघर्ष करती है, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी के बाद अगले जो वर्ण हैं वो हैं नासिक्य, जिनको अनुनासिक भी बोलते हैं। और ये जो वर्ण हैं वो हैं प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, जैसे ङ, ये, णे, ने, मैं, ये वर्ण। इन 5 वर्णों को अनुनासिक या नासिक वर्ण कहा जाता है और वैदिक संस्कृत में इनको रक्त वर्ण भी कहा गया है। वैदिक संस्कृत में इन पंचम वर्णों को रक्त वर्ण के नाम से भी पुकारा गया है। इसके बाद अगले जो वर्ण हैं वो हैं प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। अब प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कौन सा है कि प्रकंपित यानी कंपन, यानी जीवा जो होती है वो
प्रकंपित वर्ण का उच्चारण करते समय उच्चारण स्थान को छूते समय उस पर आघात करती है, जिससे मुख यानी कंपन पैदा होता है, वो प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहलाते हैं। और ये एक ही है, रे। ये कौन सा है? रे वर्ण, जो प्रकंपित या लुंठित होता है। इसके बाद है पार्श्विक। यानी ये जो वर्ण है वो है ले। यानी जब ले का अपन उच्चारण करते हैं, ले का उच्चारण स्थान दंत है, और जैसे रे का उच्चारण स्थान है ऋतु रषणा मूर्धा, यानी मूर्धा था। और जब जीवा मूर्धा को स्पर्श करती है तो मूर्धा को स्पर्श करते समय रे का जब उच्चारण होता है तो जीवा उस पर आघात करती है और इससे कंपन पैदा होता है मुख में, तो वो रे है। पार्श्विक में क्या होता है कि जीवा जब दंत को स्पर्श करती है तो वायु अगल बगल से बाहर निकल जाती है, पास से बाहर निकल जाती है, वो है ले। उसके बाद है जो अगला वर्ण व्यंजन वर्ण उच्चारण के आधार पर, वो है उत्क्षिप्त या ताड़न जात। या द्विगुणित भी बोलते हैं। उत्क्षिप्त या ताड़न जात या द्विगुणित, ये कौन सा है? अड़े और ढे, ये दो वर्ण हैं, अड़े और ढे। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, जीभ झटके से, अड़े ढे झटके से नीचे गिरती है, तो वो है उत्क्षिप्त वर्ण या ताड़नजात वर्ण या द्विगुणित वर्ण। और फिर जो आठवां है वो है संघर्षहीन या अर्धस्वर भी बोलते हैं। और ऐसे दो ही वर्ण हैं, ये और वह। तो ये है उच्चारण के आधार पर, यानी प्रयत्न का आधार, और प्रयत्न को आधार को पुनः तीन आधारों में कंपन, समास और उच्चारण। कंपन के आधार पर वर्ण दो, एक घोष छह घोष। समास के आधार पर भी वर्ण उन दो भागों में बांट दिया था, अल्प प्राण और महाप्राण। और उच्चारण के आधार को हमने 8 भागों में बांट दिया। तो इस तरह से ये प्रयत्न का आधार हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि वर्ण से संबंधित कुछ अन्य जानकारी और वर्णों की संख्या। कुछ वर्ण और आते हैं जिनके मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ, जैसे स्पृष्ट वर्ण, ईषत् स्पृष्ट वर्ण, ईषत् विवृत वर्ण, सवार या नाद वर्ण, विवार या सवास वर्ण, अयोगवाही वर्ण, आगत व्यंजन, इनको गृहीत भी बोलते हैं।
द्वित्व व्यंजन वर्ण, संयुक्ताक्षर, मुख्य रूप से ज़्यादा अपन वैसे मुक्ताक्षर, बद्याक्षर और होते हैं, संगम संहिता, लेकिन हम यहीं तक चर्चा करेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी अपनी क्लास। स्पष्ट वर्ण, स्पृष्ट वर्ण कौन से हैं, ये ध्यान देने की बात है कि स्पृष्ट वर्ण कौन से हैं। तो स्पृष्ट वर्ण जो हैं वो कैसे लेकर के मैं तक जो स्पर्श व्यंजन हैं वही स्पृष्ट वर्ण कहलाते हैं। ईसत स्पृष्ट वर्ण, ईसत स्पृष्ट वर्ण जो हैं वो हैं अपने अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ को ही ईसत स्पृष्ट वर्ण कहा जाता है। ईशत विवृत, ऊष्म व्यंजन को ही ईशत विवृत वर्ण कहा जाता है। संवार या नाद वर्ण, ये हैं घोष वर्ण, घोष वर्णों को कहा जाता है। विवार या सवास वर्ण अघोष वर्णों को कहा जाता है। अयोगवाही वर्ण, अयोगवाही का मतलब है जिनका योग, अयोग, ए का मतलब नहीं, योग यानी शामिल, जिनको कहीं भी शामिल नहीं किया जाता, ना तो स्वर में शामिल किया जाता है और ना ही व्यंजन में, वो अयोगवाही हैं। और ये दो हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ये दो वर्ण हैं जिनको अयोगवाही वर्ण बोलते हैं। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन या ग्रहित व्यंजन जो हैं वो अपनी हिंदी की मूल व्यंजन नहीं है, मूल वर्ण नहीं है। यहाँ 5 वर्ण मुख्य रूप से बताए जाते हैं, क, ख, ग, ज और फ, जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है, इनको आगत व्यंजन कहा जाता है। लेकिन अपने NCERT की बुक्स में जो बताया गया है वो ये है ओ, जे और फ, ओ, ग, ज, फ, तो ये बताए गए हैं। तो यहाँ पर क, ख, ग, ज, फ, ये भी कई बार ज़्यादातर बुक में ये संख्या दी हुई होती है, लेकिन NCERT ने ये दे रखी है ग्रहित स्वर के नाम से। इसके बाद है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है जैसे एक किसी शब्द में, यानी जैसे अपन यहाँ नाम लिखते हैं सच्चा, सच्चा में जब दो समान व्यंजन वर्ण एक साथ आ जाते हैं और उनके बीच में कोई स्वर नहीं होता है तो वहाँ वह द्वित्व व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। जैसे सच्चा, सच्चा का विश्लेषण करोगे आप तो कैसे होगा? इस तरह से श ए, फिर च हलंत, क्योंकि ये पहले से याद है, फिर च और फिर आ। अब यहाँ पर देखो, अपने विश्लेषण किया तो यहाँ दोनों च यानी समान व्यंजन वर्ण एक साथ आ रहे हैं और उनके बीच में कोई स्वर नहीं है, तो यहाँ जो है ये द्वित्व व्यंजन है। सच्चा, कच्चा, पक्का, यहाँ पर जो समान व्यंजन वर्ण आ रहे हैं और जिनके बीच में कोई स्वर नहीं होता है तो वहाँ वह द्वित्व व्यंजन वर्ण होता है। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर में क्या है कि दो असमान व्यंजन वर्ण जब एक साथ आते हैं और उनके बीच में कोई, यहाँ तो समान है कि समान व्यंजन वर्ण साथ आए और कोई बीच में स्वर ना हो तो द्वित्व व्यंजन, और जब दो असमान व्यंजन वर्ण एक साथ आए और उनके बीच में कोई स्वर ना हो तो वहाँ वो संयुक्ताक्षर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे यहाँ पे नाम लिख दिया स्पष्ट, यहाँ देखो स, पे, ए, ये स में कोई स्वर नहीं है तो सीधा पे के साथ फिर स्वर है, लेकिन वो आगे है, यहाँ नहीं है इनके बीच में, और यहाँ भी देखो यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ इनको ये और ये संयुक्ताक्षर के नाम से जाना जाता है। जैसे विद्यालय में द ये, तो वो संयुक्ताक्षर हैं, तो यहाँ इनको संयुक्ताक्षर कहा
जाता है। तो ये तो बात हो गई वर्ण विचार से संबंधित अन्य वर्णों की, जिनको जो नाम हमें देखने को मिलते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि कौन से हैं। अब हम बात करते हैं वर्णों की संख्या, कि वर्णों की संख्या से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। तो वर्ण कितने होते हैं हिंदी में? तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, तो हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन ध्वनियाँ 33। तो मूल रूप से वर्ण पूछें कि मूल वर्ण कितने होते हैं, तो कितने हो गए? 44 मूल वर्ण। और कुल वर्ण पूछे तो इसमें देखो अयोगवाही कितने हैं? 2। और कौन से हैं? अनुस्वार और विसर्ग। फिर संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। कौन से हैं? क्ष, त्रय, गे और श्रय, 4। और उसके बाद उत्क्षिप्त, यानी उत्क्षिप्त, ये भी 2 हैं, अड़े और ढे, उत्क्षिप्त। तो इस तरह से कितने हो गए? 44, यानी 44 2 कितने हो गए? 46। तो यहाँ देखो 44 2 46, 46 से 4 48, 46 4 50, सॉरी 48 नहीं 50, 44 2 46 और 46 और 4 50 और 50 और 2 52। तो कुल वर्ण कितने हो गए? 52। ये संख्या है। मूल वर्ण तो 14 यानी 44 है और कुल हो गए 52। कुल में क्या होंगे? अयोगवाही भी आ जाएंगे, संयुक्त व्यंजन भी आ जाएंगे और उत्क्षिप्त या ताड़न जात भी आ जाएंगे। तो इस तरह से कुल 52 वर्ण होते हैं वर्णमाला में। ये है वर्णों की संख्या। अब हम अगली क्लास में समास के बारे में चर्चा करेंगे और आप सबसे यही उम्मीद है कि हमारी क्लासें आपको पसंद आ रही होंगी। आप हमें हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने राय भी रखें, जिससे हम आगे और अच्छा कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए।